तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है। सो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करने वाले हैं आज क्रैश कोर्स में। तो अपना हम लोगों ने अभी तो ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कवर कर लिया है। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग को दो तरीके से डिवाइड किया है, एक आज की क्लास में करेंगे और एक कल की क्लास में। यानी दो क्लास में हम लोगों को इसको कवर करना है केमिकल बॉन्डिंग को। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का क्लास। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से, पूरा डीपली नहीं जाएंगे चैप्टर में, बिकॉज विद इन 1 आवर क्लास हम लोगों को ये पूरा खत्म भी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। सो वी ऑल नो दैट कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्यों होता है ना। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। यानी अलग अलग केमिकल स्पीसीज को एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाउंड करके रखता है, अट्रैक्शन, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि ये हम लोग कहलाएगा केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो देखो, जैसे H2O हो गया, हम लोग का इथेन हो गया। तो इसमें क्या है, H2O की बात कर लो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक तरीके का केमिकल बॉन्ड है। इथेन का बात कर लो तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड काम कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्ड। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। क्यों एटम कोई भी कंबाइन होगा मॉलिक्यूल बनने के लिए। तो देखो, तो दो चीजें हैं। पहला, टू अटेन स्टेबिलिटी, है ना। तो स्टेबिलिटी को किस तरीके से वो अटेन करेगा, ये चीज तो क्लियर हो गई कि एटम इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। अब स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं, बट कैसे, हाउ टू अटेन द स्टेबिलिटी। तो दो तरीके हैं, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, और दूसरा है बाय अटेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। बाय अटेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम लोग इन दो चीजों को ही कवर करेंगे पूरा, कि किस तरीके से बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम और बाय अटेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से ये दोनों काम करके कोई भी एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। चलो, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। नाउ, ऑल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। यानी अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, ठीक है, अगर मैं नोबल गैसेस को छोड़ दूं अगर, तो नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं, राइट, यानी ऑल द एटम कंबाइन टू फॉर्म एक्स मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। व्हाई? बिकॉज नोबल गैसेस के पास तो ऑलरेडी स्टेबल है, उनके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट सेल में। तो वो ऑलरेडी स्टेबल होने के चलते वो कंबाइन नहीं होते। यानी ऑल द एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। ठीक है। क्यों नहीं होते, और नोबल गैसेस कौन कौन से हैं? तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनन हो गया, दे ऑल आर द नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस बोलते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ, ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए वो इनर्ट नेचर के होते हैं। नाउ, व्हाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन द इंडिविजुअल एटम। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं पूछूं एक मॉलिक्यूल है और एक एटम है, तो व्हाई मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम, कि अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ज्यादा स्टेबल क्यों है अगर इंडिविजुअल एटम से आप कंपेयर करो तो। ठीक है। सो बिकॉज दे possess लेस एनर्जी। पहला इंपॉर्टेंट चीज कि भाई उनके पास लेस एनर्जी होती है। ठीक है। कि बिकॉज ऑफ दे possess लेस एनर्जी, दे आर मोर स्टेबल देन द एटम। ठीक है। नाउ, हाउ डू एटम्स कंबाइन, ये एटम्स कंबाइन होते कैसे हैं? तो बेटा, एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करके ये एटम कंबाइन होते हैं, कि किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अभी देखेंगे कौन से मोड से वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कौन से मोड से नहीं। तो थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स में। तो बेसिकली ना दो तरह की थ्योरीज है इस चैप्टर के अंदर जो हम लोगों को कवर करना है। पहला पहला तो थ्योरी है हम लोग का लेविस अप्रोच थ्योरी। ठीक है, कॉसल लेविस अप्रोच थ्योरी, इसको एम्पेरिकल अप्रोच बोलते हैं बेटा। एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब समझ रहे हो, मतलब बाई ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन से अप्रोच होता है। तो पहला तो है हम लोग का कॉसल लेविस अप्रोच, और उसके बाद होता है हम लोग का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके अंदर हम लोग शेप्स वगैरह इन सबको कवर करेंगे।
फिर क्वांटम अप्रोच के अंदर हम लोग वीवीटी और एमओटी ये दो पढ़ने वाले हैं। तो वीवीटी एमओटी तो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोग अपना लेविस अप्रोच और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो भी बात हो रही थी ना एटम कैसे कंबाइन होते हैं, तो आप सबको पता है एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा हो गया हम लोग का मेटालिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा देगा उसको क्लोरीन को, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल हुआ। कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि N2 हो गया, Cl2 हो गया, तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलर मेटालिक बॉन्ड हो गया, मेटल्स के साथ बॉन्ड बन रहा है हम लोगों का। तो इस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं ना। कोवलेंट बॉन्ड को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में। एक को बोलते हैं हम लोग बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और एक को बोलेंगे हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल लेविस अप्रोच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है ऑक्टेट रूल। तो क्या होता है ऑक्टेट रूल, इस ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है, ये आप लोगों से बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या होता है बेटा ऑक्टेट रूल पूरा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसमें रूल में क्या कहता है कि एटम कैन कंबाइन आइदर बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बस अपने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट बनाएंगे, ठीक है। मतलब वैलेंस शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल की बहुत लिमिटेशंस भी है कि कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो इनमें वैरायटीज है ना। यानी अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या दूसरा क्या बताया बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं या शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा समझ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ एक बार यहाँ तक। नो, चलो। अब ऑक्टेट रूल का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे ये देखो Cl2 का मॉलिक्यूल है, तो ये Cl2 का मॉलिक्यूल किस तरीके से यहाँ पे बना है, इसको जल्दी से देखो। Cl2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे किस तरीके से Cl2 के मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये देखो Cl के मॉलिक्यूल के पास 2,8,7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। इन दोनों ने क्या किया, अब देखो ये लोग इलेक्ट्रॉन दे तो सकते नहीं है क्योंकि दोनों के पास ही कमी है। तो ये दोनों क्या निकालते हैं दिमाग की, अच्छा हम शेयरिंग तो कर सकते हैं, एटलीस्ट हम शेयरिंग तो कर सकते हैं ना। तो ये उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो 2,8,7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इनका यहाँ पे बन गया 2,8,8, ठीक है। और इस तरीके से इनके बीच एक बॉन्ड बन गया। तो ये ऑक्टेट रूल का एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। इसमें क्या होगा, Na कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर देगा क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऑन द अदर हैंड साइड क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है? तो ये NaCl के बीच आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। चलो बेटा, नाउ एग्जाम्पल ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब मैं कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल में। इसको आप लोग को थोड़ा सा समझना है कि भाई किस तरीके से आप CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन इन सब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर कोई बोल दे तो आप कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या होगा इसका तरीका, किससे बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करोगे, कैसे लोन पेयर कैलकुलेट करोगे। तो चलो मैं जल्दी से पहले आपको एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास है CO3 ट्वाइस नेगेटिव। देखो क्या काम किया करो, दो तरीके हैं। पहला तो आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ऑक्सीजन के पास कितने होंगे बेटा, 6। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 6 3 का कितना हो गया, 18। और नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज भी 2 है। तो इन सबको प्लस करो तो 18 टू 20 24। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 24। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो जो भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंटर में रखते हैं, बाकी ऑक्सीजन को आप ऐसे रखो, ठीक है। तो ये CO3 हो गया। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या हम कर सकते हैं अगर मैं सिंगल सिंगल बॉन्ड देता हूँ ऑक्सीजन को, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अगर सिंगल बॉन्ड देते हो तो क्या ये 24 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से आप बॉन्ड बना सकते हो।
तो अगर आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो बेटा, तो इस ऑक्सीजन को भी 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, क्योंकि दो तो एक बॉन्ड से मिलेगा ही। 6 6 12 6 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो इसको ही चाहिए होगा। समझ रहे हो? और 3 बॉन्ड में बन गया, 2 2 4 2 6, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 24 खत्म हो गया, तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से बनाना तो पॉसिबल है नहीं। अब अगर मैं डबल बॉन्ड कर दूं, ये देखो, अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो क्या बन सकता है, अभी काउंट करते हैं। सबसे पहले टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स है, एक सिंगल बॉन्ड और एक को डबल कर दिया हमने। तो हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कितने बचे? 16 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 16 इलेक्ट्रॉन। नाउ आप सबसे पहले सेंट्रल एटम को हैप्पी करो, ऑक्टेट कंप्लीट कराओ, तो इसका तो कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसको तो मिल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का तो कंप्लीटेड है ऑक्टेट भाई। अब इस वाले की बात करो, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और इसको कितने चाहिए? 4। तो एग्जैक्टली मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 ही चाहिए। तो देखो, ये बिल्कुल हो गया। ये कितना हो गया? बिल्कुल 16 में से 16 गया 0। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये कहानी हो गई बेटा हमारा पूरा, कि CO3 ट्वाइस नेगेटिव का। तो इस तरीके से हम लोग CO3 ट्वाइस नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। समझ आया क्या? जल्दी से बताओ। CO3 ट्वाइस नेगेटिव। हम्म। तो ये CO3 ट्वाइस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, कि ये CO। अब इसमें से मैं पूछूं तुमसे कि बताओ भाई, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक है? तो ये तरीका होता है हम लोग का डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। डन। चलो, ठीक है। तो आप लोग कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, H2 मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल का, CCl4 मॉलिक्यूल्स का, कि किस किस तरीके से हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है? और फिर आगे हम लोग का एंटी मॉलिक्यूल्स भी आ गया। तो ये कुछ हम लोगों का वो हो जाएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ मॉलिक्यूल्स का। डन। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। तो ये थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है इस पूरे चैप्टर की। मतलब ये मान लो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ना इसी से पूछे जाते हैं आपसे। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए ये थ्योरी। ठीक है? इस थ्योरी में आप बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आप लोगों को इस चैप्टर से आनी ही चाहिए। देखो बेटा, जस्ट वेट। या, सो लेविस कॉन्सेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी जो लेविस का कॉन्सेप्ट था, वो शेप नहीं बता पाया। उसने ये ऑप्टेट के बारे में बात कर रहा था भाई, कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की कैसे होती है, बट द लेविस कॉन्सेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द molecule. Now, Vesper theory comes into the picture. So, Vesper theory provide a simple procedure to predict the shape of the covalent molecule. तो इसने एक सिंपल सा प्रोसीजर बताया जिससे हम कोवलेंट मॉलिक्यूल के शेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ इट इज प्रपोज्ड बाय द सिडविक एंड पोवेल इन 1940 एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय नायोलोम एंड गैलेस्पी। ठीक है? तो इन्होंने प्रपोज किया था, सिडविक ने और पोवेल ने, और इसको फर्दर डेवलप किसके द्वारा किया गया था? नायोम और गिलिप्स के द्वारा। ठीक है? नायोम और गिलिप्स के द्वारा इसको फर्दर प्रपोज किया। नाउ इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। तो ये जो थ्योरी है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेसिस पे नहीं है, ये रिपल्सिव फोर्सेस की बेसिस है। यानी इसीलिए इसका नाम ही है वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। ठीक है जी? अब देखो क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे वेस्पर थ्योरी के। तो इसके पॉस्टुलेट थे बेटा, पहला, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी जो शेप मॉलिक्यूल का होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है या इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इट ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर। नाउ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं दो एटम के, जो आपस में एक पास दूसरे के पास आएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। वाई? सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। नाउ the valence cell is taken as a sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another
टू मिनिमाइज द रिपल्शन, है ना। यानी जो वैलेंस शेल है इज टेकन एज अ स्फीयर, है ना, उसको एक स्फीयर की तरह समझते हैं, with the electron pair localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another to minimize this repulsion. तो ये एक postulate है. These pair of electrons tends to occupy such position in a space where minimum repulsion and thus maximum separation are possible. यानी ये जो दो एटम है ये हमेशा अपने आप को ऐसी जगह पे रखने की कोशिश करेंगे जहां इनके बीच मिनिमम रिपल्शन लगे और मैक्सिमम सेपरेशन हो इन दोनों के बीच. A multiple bond is treated as a single electron pair and two or three electron pair of the multiple bond are treated as a single सुपर पेयर. तो अभी जब बनाएंगे डायग्राम तो और अच्छे से समझ जाओगे आप. यहाँ पे भी दो या दो से अधिक रेडियो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं तो कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, thus वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर. ठीक है. Now, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद करना है और ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, द रिपल्सिव अट्रैक्शन. यानी ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है सॉरी, वो होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर. यानी लोन पेयर के बीच मैक्सिमम रिपल्शन होगा. देन कम्स लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, उसके बाद आते हैं बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. तो ये रिपल्शन का कुछ ऑर्डर है, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो मैक्सिमम रिपल्शन कहाँ होगा, लोन पेयर में. तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है. ठीक है. व्हाई लोन पेयर रिपल्स मोर, बिकॉज अब ध्यान से देखो बेटा, बिकॉज इफ द लोन पेयर्स आर लोकलाइज ऑन द सेंट्रल एटम वेयर एज ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर बिटवीन द टू एटम. ठीक है. तो बॉन्ड पेयर तो भाई दो एटम के बीच में है, जबकि लोन पेयर तो कहाँ से लोकलाइज है, सेंट्रल एटम पे ही लोकलाइज है. इसीलिए बेटा, है ना, इसीलिए इसका ज्यादा होता है. एज अ रिजल्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है इसका कि रिपल्शन के चलते बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है. अभी एग्जांपल पढ़ेंगे. NH3 का होना चाहिए था 109 डिग्री बट वो 107 डिग्री हो गया. वाटर का होना चाहिए था 109 डिग्री बट उसका 104 या 105 डिग्री हो जाता है. तो ये इसी के रिजल्ट के चलते होता है कि ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस. ठीक है. ये देखो NH3 का एग्जांपल भी बता दिया कि NH3 में देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना. NH3 जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है. क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3. और आप सबको पहले से ही पता है sp3 मतलब टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री. कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री. लेकिन एक्चुअल में इसका बॉन्ड एंगल 109 नहीं होता, इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाता है. वाई 107 डिग्री हो जाता है. वाई इज एनी स्पेसिफिक रीजन, यस देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस. हो क्या रहा है, ये है लोन पेयर और ये है दोनों बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर. तो ये एक रिपल्शन करना चाहेंगे, मतलब ये भी दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से. है तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ना सेम सेम, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करके इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे. तो बॉन्ड एंगल तो बढ़ना चाहिए, नहीं. यहाँ पे प्रेजेंट है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर और ये है आपका बॉन्ड पेयर. तो ये दोनों ऊपर से और रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे जिसके चलते ये चीज और कम हो जाएगी. यानी इस पे एक फोर्स लगेगा और ये एंगल और रिड्यूस हो गया. तो 109 ना होके वो 107 डिग्री का एंगल हो गया. अब मान लो जहां पे दो लोन पेयर हो जाते हैं तो और ज्यादा रिपल्शन हो जाता, तो वहां बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा. यानी रिपल्शन होने के चलते बॉन्ड एंगल में कमी हो रही है. ठीक है. देखो ये CH4 है जो अभी मैं बता रहा था कि भाई CH4 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसका तो एंगल 109 डिग्री होता है, जबकि इसका 160 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि यहाँ पे कार्बन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. तो इस लोन पेयर के प्रेजेंट होने के चलते ही ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है. ठीक है. समझ आ गया ये. चलो अब जल्दी से बताओ मेरे को, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 NH3 एंड H2O. लोन पेयर बताने हैं आप सभी को, नंबर ऑफ लोन पेयर. ये रहा CH4, ये रहा NH3, ये रहा H2. बताओ भाई तीनों पे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर आएंगे. सबके लिए क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. CH4 चार के चार बॉन्ड, यानी यहाँ पे लोन पेयर कितना है, जीरो, एक भी लोन पेयर नहीं. NH3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीन बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी एक लोन पेयर. फिर आया H2, आदित्य ने बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड. फिर आ गया हम लोग का H2O, तो यहाँ पे दो बॉन्ड बन गया और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब दो लोन पेयर. तो दो लोन पेयर हो गया.
तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हुआ 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 1 और 2। बहुत बढ़िया। तो 0 1 2 इज द करेक्ट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, 0 1 एंड 2। चलो इसका आंसर करो। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किसका ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ऑप्शन ए है ना, बिल्कुल सही है। चलो अब वेस्पर थ्योरी का हम लोग को ना एप्लीकेशन देखना है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसके एप्लीकेशन को, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होने वाला है कि किस तरीके से ये हमें शेप को बताता है। ठीक है, शेप इन द सेंस समझ रहे हो आप? ये मॉलिक्यूल के शेप को बताएगा, स्ट्रक्चर को बताएगा। तो उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हम उनकी ज्योमेट्री की बात करेंगे जहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी तो बेसिकली हम लोन पेयर के चलते जो अफेक्टिव ज्योमेट्री होती है उसी के लिए पढ़ते हैं। तो पहले हम उन ज्योमेट्री की बात करते हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। देखो, नो इलेक्ट्रॉन्स पेयर, मान लो अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीजें समझेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, और एक जगह देखेंगे उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और उसका एग्जाम्पल भी साथ ही साथ देखेंगे। तो मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अगर हमारे पास दो है, ठीक है, क्या है, दो है, मतलब मैं ए बी टाइप का मॉलिक्यूल ले रहा हूं। जैसे कि मान लो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आ गया इस तरीके से, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो AB2। तो पहले हम बात कर रहे हैं AB2 के। अब यहाँ पे कोई भी क्या है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये AB2 की बात हो रही है, समझ रहे हो आप, AB2 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप क्या होगा, लीनियर। एग्जाम्पल देखो बेटा, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए लीनियर है तो, कोई बताएगा? बॉन्ड एंगल कितना होगा लीनियर है तो? 180 डिग्री। वेरी गुड। तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा इनका 180 डिग्री। now एग्जांपल देखो, BCl2 हो गया, HgCl2 हो गया, BF2 हो गया, MgF2 हो गया, MgCl2 हो गया। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इनका लीनियर हो गया, बॉन्ड एंगल इनका 180 डिग्री हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं। तो इस तरीके से हमने इसके एग्जांपल्स भी कवर किए, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। नाउ अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं 3 कर दूं, जैसे कि ये AB3 एग्जांपल हो गया, ठीक है, AB3। अब ध्यान से देखना बेटा, तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या शेप होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होना चाहिए? तो 360 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 120 डिग्री का एंगल आएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री का। जैसे कि BF3 हो गया, BCl3 हो गया, ALF3 हो गया, ALCl3 हो गया, तो ये सभी के सभी ट्राइगोनल प्लेनर के स्ट्रक्चर में आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे 3 थे, सेंट्रल एटम से 3 एटम अटैच्ड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, और एग्जांपल हो गया इनका BF3। तो यहाँ तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आते हैं, तो यहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है कि यहाँ पे मतलब ऐसे भी आएंगे जिनके पास लोन पेयर नहीं होंगे, और ऐसे भी आएंगे जिनके पास एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, ऐसे मॉलिक्यूल भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इसी चीज को हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझना है। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो हमने लिया है AB4 सिंपल, यहाँ पे हमने माना है कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, जैसे कि CH4 एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। इसके शेप को बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और जब भी टेट्राहेड्रल शेप होता है तो एंगल कितना होता है? 109 डिग्री का। कितने का होता है बेटा? 109.5 डिग्री का। जैसे कि CH4 हो गया, CCl4 हो गया। अब बात करते हैं, अभी 4 वाले केस में दोबारा जाएंगे, जब उसमें एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो 4 वाला केस अभी और करेंगे दोबारा। अभी मैं सिर्फ उन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ जिनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो 4 का बात हो गया। अब 5 की बात करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP। तो ये आपने बहुत सुना होगा इस शेप के बारे में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। इसमें भी 3 स्ट्रक्चर ऑल पॉसिबल होगा हमारा, 3 शेप्स बनेंगे। सीसॉ बनेगा, ठीक है, लीनियर शेप बनेगा, और ये कौन सा बनेगा? टी शेप बनेगा। ठीक है, तो टी शेप बनेगा, सीसॉ बनेगा, लीनियर बनेगा, तो तीनों को अभी करेंगे कवर हम लोग इसी में।
तो अभी तो हम बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिड एग्जांपल होगा PCl5 इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल। 90 डिग्री का है। अब इसमें देखो दो तरह के एंगल होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, जो ऊपर दिख रहा है ना एक्सियल बॉन्ड, और इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, अपना पंखा देख लो, अगर देख सकते हो तो एक पंखे को देखो, तो पंखे में जो तीनों प्लेट है वो तो हो गई तुम्हारा इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो एक ऊपर हो गया और एक नीचे मान लो, तो वो हो जाएगा आप लोग का एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में तो 90 डिग्री का एंगल है, और आपस में इक्वेटोरियल में 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो PCl5 ऑल्सो हैज 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। चलो, तो PCl5 का 180 डिग्री का भी एंगल होता है, नीचे से ऊपर तक बराबर एंगल को देखते हो तो। अब 6 की बात कर लेते हैं। तो जब 6 आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके शेप को हमने बोला ऑक्टाहेड्रल। तो स्टार्टिंग से याद करो, पहला क्या था, लीनियर, फिर क्या था BF3, और इसका ट्राइगोनल प्लेनर, फिर क्या था टेट्राहेड्रल, फिर क्या था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। ठीक है, और लास्ट में है हम लोग का ये ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, सबके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। SF6 TF6 इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये क्लियर हो गया सबको? बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है ये चीज आई गेस। अब पढ़ते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विद द सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो किस तरीके से अफेक्ट करता है। यानी ज्योमेट्री ऑफ सब सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयन विद द सेंट्रल एटम हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेते हैं फटाफट जल्दी से और समझते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, 4 वाले से कहानी स्टार्ट हो जाती है। AB2L, मतलब इसमें दो बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर आएगा, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 2 है और लोन पेयर क्या है 1 है। तो इसका एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैं AB2 के पास ही बात कर लूँ तो इसमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या क्या आ सकता है। ट्राइगोनल प्लेनर हमने पढ़ा था अभी, कि जब भी तीन का कहानी होता है AB3, तो उसमें ट्राइगोनल प्लेनर को हमने पढ़ा था कि ये इसका शेप होगा। ठीक है, अभी 3 वाले पे है, फिर 4 पे चलेंगे। तो 3 में या तो 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, अभी भी देखा ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, तो भी वो AB3 बना सकता है। तो इसका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, तो इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं, बेंट शेप। कौन शो करता है, SnCl2 हो गया, PbCl2 हो गया, ये सभी इसको शो करते हैं। ठीक है, यानी रीजन क्यों है बेटा, क्यों बेंट शो करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है ये लोन पेयर का रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर का है, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और ये इसको पास लाने की कोशिश करेगा, तो ये रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए इसका शेप बेंट हो जाता है। यानी लिखा है देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सो द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस, इसी के चलते बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? नाउ अब AB3L में चलते हैं, मतलब 4 का केस आ गया जिसमें एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर में मान लो 3 है, और नंबर ऑफ लोन पेयर मैंने बोल दिया कि 1 है। नाउ इसका अरेंजमेंट देखो कैसे होगा वो, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आप कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया। ऐसे तो 4 का स्ट्रक्चर होता था टेट्राहेड्रल, इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टेट्राहेड्रल है जो लोन पेयर के चलते इसकी ज्योमेट्री अफेक्ट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये चीज भी हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हम लोगों का क्या है क्या नहीं है। डन। AB3L, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से हो गया टेट्राहेड्रल। नाउ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये हो जाएगा इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। अब दिमाग लगाओ इसके एग्जांपल्स में क्या क्या होगा। ठीक है, NH3, तो नॉर्मली जब भी इसका शेप होता था तो नॉर्मली इसकी ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल बोलते थे। अब NH3 की ज्योमेट्री को क्या बोलोगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। शेप का नाम क्या पड़ जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रीजन क्या है, तो यहाँ भी वही है, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स ए लोन पेयर बिटवीन एंड बॉन्ड पेयर, द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस। तो बॉन्ड एंगल इसमें 160 डिग्री का हो जाता था, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
अब लेके चलते हैं, चार का ही केस है अभी भी, टेट्राहेड्रल का ही केस, लेकिन अब की बार दो लोन पेयर आ गया, दो बॉन्ड पेयर आ गया। तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी दो है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी दो है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दो 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 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये शेप भी लगभग वी शेप, बेंच शेप की तरह ही होता है, यानी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में हम क्या लिख सकते हैं, बेंच शेप, कई लोग इसको वी शेप भी बोलते हैं। तो वी शेप हो गया, बेंच शेप हो गया, एंगुलर शेप हो गया, सब एक ही नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल H2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा H2। इधर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन आ गया। तो लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज मोर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दस द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, 105 डिग्री के करीब आ जाता है, ना कि 109 होना चाहिए था, बट 105 आ जाता है। अब चलते AB5, AB5 जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ा था, ठीक है, TBP, उसके अंदर हम लोग इसमें करेंगे। तो पहला केस लेंगे जिसमें चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, फिर करेंगे जिसमें चार बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, और फिर करेंगे जिसमें दो बॉन्ड पेयर और तीन तीन लोन पेयर। तो टोटल तीन पॉसिबिलिटी है इस पांच AB5 के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले AB4 का केस है ये। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर फोर हो गए और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर एक है, तो क्या बोलोगे, ये बन जाएगा हम लोग का अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेटा इसके शेप को बड़े आसानी से देख सकते हो आप, जब भी इसके शेप को देखना हो ना, कुछ मत करो, जहां लोन पेयर लगा रखा है ना, इसको हाइड कर दो, अपने हाथ से इसको हाइड करो। तो जैसे ही अपने हाथ से इसको हाइड करोगे, आपको सीसॉ शेप दिखने लग जाएगी। मतलब जहां भी लोन पेयर है ना, उसको हाइड, हाथों से अपने हाइड कर लो ऐसे, तो आपको देखो कौन सा शेप दिखेगा, सीसॉ। तो शेप क्या हो गया इसका, सीसॉ, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया SF4, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया SF4। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये कैसे आया होगा पूरा, है ना। ये SF4, जैसे मान लो आपको किसी ने SF4 दे दिया, तो कैसे आपने बनाया होगा। तो बस आप क्या करो, एक शेप याद रख लो कि भाई इसका शेप तो यही होता है, पांच का शेप यही होगा हमेशा, ठीक है। अब SF4 किसी ने आपको दे दिया और पूछे इसका शेप बताओ, कुछ मत करना। सबसे पहले आपको पता है सल्फर का 16th ग्रुप का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो रफली एक ऐसा डायग्राम बना लो, रफली एक डायग्राम बना लो। बोलो कि 4F लगा दिए। अब यानी यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, चार, और लोन पेयर एक बचा। तो साफ से पता लग गया लोन पेयर एक बचा, ठीक है। तो ये चार और एक पांच का केस हो गया, पांच के केस के लिए तुम्हें पता है कि यही वाला स्ट्रक्चर होता है TBP के लिए। तो जब भी एक लोन पेयर आएगा, उस लोन पेयर को आप यही लगाओ। जब भी दो लोन पेयर आता, दोनों को इस साइड लगा लेते। जब तीन आएगा तो तीन जगह, कभी भी इस पोजीशन पे लोन पेयर मत लगाना, एक्सियल पोजीशन पे, वहां रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि AB5 कैटेगरी का है कि AB4 कैटेगरी का है, उसमें भी एक लोन पेयर वाला है कि दो है कि तीन लोन पेयर वाला, और आसानी से शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ था उसमें, मैंने बताया दोबारा आपको। चलो, अब हम लेते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल AB3L2 टाइप का, ठीक है। अब कैसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम लोग, AB2, और ये कौन सा है हम लोग का, दिस इज AB2 एंड L2, मतलब यहाँ पे तीन तो बॉन्ड पेयर होंगे, और अब की बार दो लोन पेयर आ गए। कितने लोन पेयर आ गए बेटा, दो लोन पेयर आ गए। तो चलो एक इस टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं, दो लोन पेयर टाइप का। तो इसको बोलेंगे AB3L2, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए हैं, थ्री। और लोन पेयर देख लेते हैं जल्दी से, तो लोन पेयर भी यहाँ पे टू है। तो ये हो जाएगा AB3L2 का एग्जाम्पल। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इज इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे हो गए टू। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखो कैसे हो रहा है। तो आपके पास दो लोन पेयर थे ना, तो दोनों लोन पेयर को हमने यहाँ लगा दिया। अब ये कौन सा शेप देखने को मिल रहा है, टी शेप। आपको दिख रहा होगा एक टी शेप देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड टी शेप। तो शेप हो जाएगा इसका टी, एग्जाम्पल हो गया ClF3, अगेन द सेम रीजन, तो रीजन बिल्कुल सेम है। इसका अगला है जिसमें पांच बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, AB3N2 ना, ठीक है बेटा। इसमें एक एग्जांपल और कर सकते हैं जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको पहले ही। ये भी तो हम कर सकते थे कि यहाँ पे हम ले लेते मॉलिक्यूल टाइप AB2 और L3, ले सकते हैं। ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, दो। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तीन। तो अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा इसका, देखो ये शेप होता है, तीन लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। अब तीनों को ढक दो तो शेप क्या हो गया, यही। तो यानी दो है अपने मॉलिक्यूल, यहाँ यहाँ लग जाएंगे। मान लो XeF2 ही एग्जांपल में ले लूं, XeF2, तो ये Xe हो जाता,
ये एफ हो जाता, ये एफ हो जाता, ये लो, तो इसका शेप क्या हो गया, लीनियर। क्या शेप हो गया बेटा इसका, लीनियर। तो लीनियर शेप होगा इसका, ध्यान रखना। और ज्योमेट्री तो वही है, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एक्सडीएफ तो इसका एग्जांपल हो गया, तो ये वाला नहीं दे रखा था तो मैंने वो भी बता दिया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट में, AB5L में। तो AB5L में देख लेते हैं एक बार भाई कि इसमें क्या क्या कहानी है। मतलब ये 6 वाले का केस हो गया, तो 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है यहाँ पे। तो इसका केस देखो, तो हम लोगों को पता था कि ये तो 6 का कहानी है, मतलब ऑक्टाहेड्रल जो शेप पढ़ रहे थे। तो एक लोन पेयर या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, ठीक है, दो ही जगह लग सकता है। तो ये नीचे लगा दिया एक लोन पेयर को। इसका शेप को हमने क्या बोला, स्क्वायर बाई पिरामिडल, है ना। यानी स्क्वायर पिरामिड, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिड। तो ये हो गया BRF5। इसी तरीके से अगर मान लो दोनों जगह अगर लोन पेयर लगा देते तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाता है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। बताओ एक बार, क्लियर है कि नहीं। वेस्पर थ्योरी क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस कर लें क्या। चलो, तो वैसे तो क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम ना क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एमओटी थ्योरी वाला कल भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम लोग कर लेते हैं शेप वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना उसको कल कराऊंगा एमओटी थ्योरी करने के बाद। तो सबसे पहले मुझे आप इसका आंसर दो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 2023 का। स्टेटमेंट 1 कहता है SO2 एंड H2O बोथ पसेस वी शेप। क्या ये बात सही है, SO2 और H2O दोनों वी शेप शो करते हैं क्या, बताइए जल्दी। अभी भी निकाला था H2O का, H2O तो वी शेप कर रहा था ना। S2 वी वी शेप, वेंट शेप। SO2 भी करता है बेटा, SO2 का भी अब स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो SO2 का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का होता है। तो दे ऑल्सो शो वेंट शेप, क्योंकि सल्फर के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, 6 में से देखो कहाँ का इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, तो 1 2 3 4 यहाँ कर दिया, एक यहाँ पे लोन पेयर रह गया। तो ये भी कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, वेंट शेप। तो वी शेप करते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O। कह रहा है कि जो बॉन्ड एंगल SO2 में है वो लेस है H2O से। ये बात सही है क्या। यार अब H2O का अगर डायग्राम तुम ध्यान से देखो तो H2O में दो लोन पेयर थे, तो यहाँ पे तो लोन पेयर रिपल्शन होगा। तो लोन पेयर से बॉन्ड एंगल और घट जाता है, तो ये 105 डिग्री का है। तो इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए वाटर का, यानी बॉन्ड एंगल SO2 का लेस है, ये गलत बोल रहा है। क्योंकि जिसपे जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वहां पे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन, जिससे बॉन्ड एंगल घटता है। यानी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। यानी कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी, कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ आएगा यहाँ पे, जल्दी बताइए। चलो नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलाइड आयन आर सेम एज दैट ऑफ। ये बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट करेंगे, मतलब एमओटी करने के बाद। पहले इसको देखो जो शेप के ऊपर है, आपको शेप से मैच करना है यहाँ पे, फटाफट जल्दी करो मैच, शेप के साथ मैच करना है इनको। करो भाई। सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन है, एसिटाइलाइड आयन है, NH4 है, ClO2 नेगेटिव है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H3O प्लस से। तो भाई H2O का तो हमें पता है, इसका क्या था स्ट्रक्चर, OH, दो लोन पेयर था ना। तो अब ये H3O प्लस है, यानी एक O और आ गया, जिसके चलते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये 1 2 3, तो ये तो, और एक वो हो गया, तो ये तो sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल। यानी H3O का तो स्ट्रक्चर हो जाता है आपका टेट्राहेड्रल। यानी साफ साफ पता लग रहा है कि H3O आयन इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ टू प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। दस द सेंट्रल एटम O इज सराउंडेड बाय द 3 हाइड्रोजन एटम एंड 1 लोन पेयर। तो 3 हाइड्रोजन एटम हो गया और एक लोन पेयर सराउंडेड है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये 3 + 1 4, यानी sp3 की कैटेगरी में आ गया। तो एक लोन पेयर है, लेकिन तो एक लोन पेयर का केस क्या होता है भाई, AB3 और L1, इसका केस कौन सा होता था याद है, सबको पता है। इसके शेप को बोलते थे पिरामिडल शेप, क्या बोलते थे, पिरामिडल शेप। यानी ये S3O तो पिरामिडल हो गया, यानी ए का हो गया 3, तो ए का तो हो गया भाई 3। चलो, एसेटाइलाइड आयन की बात करते हैं। तो एसेटाइलाइड आयन किसको बोलते हैं बेटा, C2H नेगेटिव को। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2 ट्वाइस नेगेटिव।
ठीक है, इसी को बोलते हैं सेटेलाइट आयन। तो इसका एक लीनियर ज्योमेट्री होती है, क्योंकि तीन एटम है और तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, तो तीन के तीन एटम जो है वो तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर। तो सेटेलाइट आयन का स्ट्रक्चर तो भाई लीनियर है। यानी बी का हो गया, ए का 3, बी का 2। अब आ जाओ NH4। तो NH4 क्या था? NH3 सबको पता है ना, यहाँ पे एक लोन पेयर था। अब यहाँ पे एक और H लग गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ये क्या हो गया NH4 में? सो अमोनिया आयन हैज अ सेंट्रल नाइट्रोजन एटम सराउंडेड बाय द 4 हाइड्रोजन एटम, तो ये टेट्राहेड्रल देगा, क्योंकि लोन पेयर तो कोई बचा नहीं। तो ये देगा टेट्राहेड्रल। तो बस इस तरीके से मैच कर सकते हो, ClO2 बेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट। तो अब इसको मैच कर दो, क्या मिलेगा? तो ऑप्शन बी मिलेगा आपको करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलो, इसमें से बताओ कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी VVT का क्वेश्चन है। तो इसको भी आप वैसे बता सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एस ब्लॉक में भी आपने, एस ब्लॉक तो खैर आप डिलीट ही हो गया सिलेबस से, नहीं तो आपको पता होता कि जो NaO2 है बेटा, Na ना हमेशा क्या बनाता है, हमेशा याद रख लेना, NaO2 जो सोडियम सुपर ऑक्साइड होता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, मतलब Na2O बनाता है। ठीक है, और ये NaO2 जो है ना, ये डाइऑक्साइड है, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना Li जो है, Li लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम सुपर परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम और रुबेनियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम सुपर ऑक्साइड इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, इट इज नॉट फाउंड इन द नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। तो NaO2 कभी नहीं बन सकता है। अगेन बेटा ये आ गया आपका, अब डॉट स्ट्रक्चर बोल लो या शेप बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। आपसे बोला है कि इन सब में आपको बताना है कितना क्या क्या बॉन्ड है, तो इन सबका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं जानोगे, जब तक आप नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आपके पास N2O4 है, तो चलो N2O4 लेते हैं। दो ऑक्सीजन है ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो एक ऑक्सीजन इधर देते हैं, एक ऑक्सीजन इधर देते हैं। फिर एक बनाते हैं ये वाला बॉन्ड O, और ये हो गया सिंगल। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इस नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2,5। इस 5 में एक बॉन्ड इसने इधर बनाया। ठीक है, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बच गए थे, तो इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। तो इस एरो का मतलब होता है कि इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, दोनों पे दोनों नाइट्रोजन के इन्वॉल्व है। यहाँ भी सेम। तो ये हो गया बेटा, यानी अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? तो यहाँ पे एक NN बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक N2O4 की अगर बात करो, तो यहाँ पे एक NN बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल सही। अब ड्रॉ करो स्ट्रक्चर आप NO2 का। NO2 का, तो NO2 का स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरीके से, NO, और ये फिर अगेन डेटिव बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन के पास 5 होते हैं ना, तो एक दो दो चार और एक एक इलेक्ट्रॉन रहा, मतलब इस लोन पेयर में ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गया, यानी इससे यहाँ पे किसका बॉन्ड बन रहा है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन रहा है। यानी ये कौन सा हो गया? बी का 1। बी का 1 यानी ये हो गया। ए का 3 था। अब N2O5 का स्ट्रक्चर देखो बेटा, N2O5, तो ये N है, ये N है, O5 है ना, तो सेम करो, दो इधर कर दो, सेम टू सेम जैसे N2O4 बनाया था। बस एक बीच में और लाना पड़ेगा, NON। ठीक है, NON। तो इस तरीके से बॉन्ड बना, ये O है बीच में बेटा, तो यहाँ पे NON बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? NON बॉन्ड। NON बॉन्ड N2O5 में, तो NON बॉन्ड हो गया, नीचे वाला है बेटा ये। फिर अब लास्ट में डायग्राम देखो N2O का। तो N2O का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N और O। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ N2O। तो इसमें आपका N ट्रिपल बॉन्ड N है या N डबल बॉन्ड N है, मतलब N डबल बॉन्ड N का बॉन्ड आपस में बन रहा है, तो ये तो इसका ये हो गया। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ, इन सबको मैच करके कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? दैट इज बी। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग कल। तो कल एमओटी थ्योरी और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो एमओटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होंगे। जब तक आप इनको रिवाइज कर सकते हो, एक बार वेस्पर थ्योरी को गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आसानी से समझ सकते हो इन सब चीजों को। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं कल, और फिर कल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो एक बार, एनी वन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट वो पूछ सकते हो।
बताओ नहीं। चलो तो एंड करते हैं क्लास को, कल यहीं से डिस्कस करेंगे।